नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी भारत पर। तो दोस्तों, जैसे कि 2 मार्च से हम आपकी रेगुलर क्लास ले रहे हैं जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करने का, हरियाणा पुलिस के लिए, हरियाणा सीईटी मेंस के लिए, या आज की क्लास तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी जीडी के एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत आपको फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज हम नेशनल जीके पढ़ने वाले हैं। हरियाणा जीके के क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ पुस्तकें आपको दी गई है, इनके आपको लेखक बताने हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तुझे के बाबरी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप बेटा निरंतर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारी आपसे यही हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तुझ के बाबरी किसने लिखी है? तो इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार बाबर हैं। इसकी रचना हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की पुत्री अकबर की बहन थी। आईन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल ने लिखी आईन अकबरी। किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी ने। गीता का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह ने किया। किसने किया? दारा शिकोह ने किया। और रिहला किसने लिखी? इब्न बतूता ने लिखी रिहला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। मैंने साफ साफ शब्दों में लिखने की पूरी कोशिश की है। तुझ के बाबरी बाबर ने लिखी है। हुमायूं नामा, ये हुमायूं के जीवन के बारे में गुलबदन बेगम इसकी पुत्री यानी कि अकबर की बहन ने लिखा। आईन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। इसमें भूमि माप की सारी बातें दर्शाई गई हैं। किस प्रकार मुगल काल में टैक्स होता था, अकबर काल में भूमि के बारे में भी इसमें बताया गया है। आईन अकबरी में अबुल फजल ने लिखी। किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखी। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा में स्थित ब्रह्म सरोवर का सबसे पहले वर्णन है वो किस पुस्तक में देखने को मिलता है? तो ब्रह्म सरोवर का वर्णन जो है वो अल बरूनी की किताबुल हिंद में भी देखने को मिलता है आपका। गीता का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया। दारा शिकोह बहुभाषी विद थे, अनेक भाषाओं के जानकार थे। फारसी और रोमन, और अगर बात करते हैं हम संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी ये थे। तो संस्कृत में जो भगवत गीता है, जो महाभारत का एक अंश है, उसका फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया, जो कि औरंगजेब के 4 पुत्रों में सबसे बड़े थे। तो रिहला, इब्न बतूता, लेकिन इनके ये जो शाहजहां के 4 पुत्र थे, शाहजहां के 4 पुत्र थे, मुराद, शुजा, दारा शिकोह और औरंगजेब, ये सबसे बड़े थे। लेकिन गद्दी की लड़ाई आपको पता ही होगा, राजनीति कितनी बुरी चीज होती है। औरंगजेब द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। तुझ के बाबरी बाबर ने लिखी है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो हुमायूं की पुत्री और अकबर की बहन है। आईन अकबरी अबुल फजल ने। किताबुल हिंद अल बरूनी ने। गीता फारसी का अनुवाद दारा शिकोह ने। रिहला इब्न बतूता ने। कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 2-4 पुस्तकें और भी देख लेते हैं हम जो महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों अर्थशास्त्र की, बात करते हैं अर्थशास्त्र की, बात करते हैं आत्मकथा की, बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड की, बात करते हैं भारत की खोज की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज की, बात करते हैं पंचतंत्र की। ये सारी की सारी पुस्तकें आपको बताना है प्रिय बच्चों। पंचतंत्र के बाद में महाभारत, यहां लिख देता हूं मैं महाभारत, और यहां लिख देता हूं अगर बात करते हैं हम रामायण की, ये पुस्तकें आप और बताओ। शाबाश, ये पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और बताना आपको। अगर बात करते हैं महाभारत की, तो किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने।
महर्षि वेद व्यास इसके रचनाकार हैं। बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो आचार्य चाणक्य ने इसकी रचना की। अगर बात करते हैं आत्मकथा की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। अगर बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही यहां भी आएगा आपका सेम। अगर बात करते हैं भारत की खोज की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका ऑप्शन आएगा। अगर बात करते हैं पंचतंत्र की, तो पंडित विष्णु शर्मा आएगा। पंडित विष्णु शर्मा आएगा। अगर बात करते हैं रामायण की, तो महर्षि वाल्मीकि आपका आंसर होगा। तो जल्दी जल्दी से उतार लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कुछ पुस्तकें हमने और देख ली हैं। महाभारत महर्षि वेदव्यास, अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य, आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा और रामायण महर्षि वाल्मीकि। वीडियो की क्वालिटी कैसी है प्रिय विद्यार्थियों, आप जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल बताना है आपको। भारत की पहली महिला राज्यपाल, हालांकि भारत की राज्यपाल होती नहीं, किसी स्टेट की होगी। तो कहने का मतलब है वह कौन सी महिला थी, वो किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल रही, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसे ये बोल दिया जाएगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल किसी भी राज्य की कौन सी बनी है, ये आपको बताना है। हालांकि भारत का राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, आपका बता देना चाहूं। जहां राज्यपाल राज्य में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति, जहां राज्य में मुख्यमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसे बोला जाएगा भारत में प्रथम, अगर बात करें भारत में प्रथम, तो भारत की प्रथम किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल तो कौन हो जाएगी, सरोजिनी नायडू हो जाएगी। सरोजिनी नायडू हो जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी अभी साझा आपके साथ करेंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। सरोजिनी जो नायडू का जो जन्म है वो होता है 13 फरवरी को, नहीं, हाँ 13 फरवरी साल 1979 को इनका जन्म होता है। और 2 मार्च 1949 को इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इनका निधन हो जाता है। 13 फरवरी 1879 को, गलती हो गई सॉरी इसके लिए, 13 फरवरी 1879 को जन्म होता है और 2 मार्च 1949 को इनका क्या हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। तो ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 2 मार्च साल 1949 तक किसकी, उत्तर प्रदेश की क्या रहती है, उत्तर प्रदेश की क्या रहती है, ये प्रदेश की ये राज्यपाल रहती है, राज्यपाल रहती है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत की पहली महिला किसी भी राज्य की राज्यपाल सरोजिनी नायडू, 13 फरवरी 1879 को जन्म होता है, 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल रहती है। इनको उपाधि दी गई है भारत कोकिला के नाम से, इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से। ठीक है, अगर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इन्हीं की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस हमें मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस भी हम क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस भी हम 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू, जन्म कब होता है 13 फरवरी 1879 को, मृत्यु होती है 2 मार्च
1949 को, ठीक है, यानी कि 70 साल की उम्र में इनका निधन हो जाता है। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहती हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सौर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप दे दीजिए। तो किसे, लता मंगेशकर को। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। आप देखो बेटा, हिचकिचाना नहीं है। अगर आपसे पूछ ले फिर कह दोगे सर 8 मार्च को आता है, अरे नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूछे, आपका 8 मार्च आएगा। नेशनल वुमेन्स डे पूछे तो आपका 13 फरवरी आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी आएगा। इंटरनेशनल मेंस डे आप मेंशन करोगे कमेंट बॉक्स में। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस, और उसी दिन अंतरराष्ट्रीय शौचालय दिवस भी होता है। विश्व टॉयलेट डे होता है, ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, उसी दिन इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए प्रिय विद्यार्थियों उस तारीख को। तो देखिएगा, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। 13 फरवरी 1879 को जन्म होता है। 2 मार्च 1949 को इनका निधन हो जाता है। उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। यहां से 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बताना है आपको। दूसरा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताना है। और भारत की किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री आपको बताना है। मुख्यमंत्री 3 क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी हो जाएगी। कब से कब तक रही है ये? 1966 से 1977 तक, और 1980 से लेकर के 1984 तक। ये आपको पता होना चाहिए। भारत की प्रधानमंत्री कब से कब तक रहती है? 1966 से 1977, 1980 से 1984। 31 अक्टूबर साल 1984 को इनके अंगरक्षकों द्वारा इनको मार दिया गया, तो बम से उड़ा दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 31 अक्टूबर 1984 को। इसके लिए एक रागनी भी है कि साल 84, 31 तारीख साल 84 महीना अक्टूबर का पेश चलीना ताज उतर गया इस भारत के सिर का। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है कि 31 तारीख साल 84 वो महीना अक्टूबर का, और पेश चलीना ताज उतर गया इस भारत के सिर का। ताज का मतलब भारत के प्रधानमंत्री की डेथ हो गई थी, ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। किस राज्य की रही है? ये रही उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और वहां के वर्तमान में आपके जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? श्री आदित्य योगीनाथ वहां के वर्तमान में क्या हो जाएंगे? आपके सीएम हो जाएंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश लखनऊ की रही, और सीएम श्री आदित्य योगीनाथ, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा। 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। 29 अगस्त ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन किसका जन्म हुआ था? मेजर ध्यानचंद का, ठीक है। 1905 में। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहां हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। और 29 अगस्त को उनकी जयंती पर क्या मनाते हैं? हमें नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बताना है। अब तक 2 ही राष्ट्रपति महिला बनी है। पहली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी जो वर्तमान में है, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से लेकर के और 25 जुलाई 2027 तक आपका है, ठीक है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो जल्दी जल्दी से बताइएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी।
1966 से 77, 80 से 84, 31 अक्टूबर 1984 को इनके अंगरक्षकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है। प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल रही थी। सीएम श्री आदित्य योगीनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? जल्दी जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी से बताओ, शाबाश। जल्दी जल्दी से बताइएगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है। जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो को क्या आ जाएगा आपका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा हुगली नदी। क्या आ जाएगा? हुगली नदी। हुगली नदी। कई बार शहर पूछ लेते हैं, आइए कुछ शहर देख लेते हैं हम नीचे। अगर बात करते हैं हम प्रिय विद्यार्थियों गुवाहाटी की, गुवाहाटी की बात करते हैं डिब्रूगढ़ की, डिब्रूगढ़। तो ये कहां हो जाएंगे? दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। अगर बात करते हैं उज्जैन की, तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन आपका पड़ता है। अगर बात करते हैं नासिक की, नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। आगरा, अगर बात करते हैं आगरा आपका यमुना नदी के किनारे पड़ता है। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे। जल्दी जल्दी से उतारिएगा प्रिय विद्यार्थियों। बात करते हैं गुवाहाटी की, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, उज्जैन शिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी, आगरा यमुना नदी, हैदराबाद की बात यहां लिख देता हूं। जगह देखते हैं बची हुई क्या। एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ये उतारिएगा जल्दी जल्दी से। दोबारा देखिएगा। कोलकाता जो है वो आपका पड़ता है हुगली नदी के किनारे। ठीक है। अगर बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों पटना, कानपुर और वाराणसी, तो तीनों ही क्या आएगी? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। हैदराबाद तो ये आएगा मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी की नदी के किनारे। अगर बात करते हैं श्रीनगर झेलम नदी के किनारे आपका, झेलम नदी के किनारे। बात करते हैं आगरा की, आगरा यमुना नदी के किनारे। बात करते हैं गुवाहाटी की, गुवाहाटी। बात करते हैं डिब्रूगढ़, तो दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी। बात करते हैं हैदराबाद की, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है। ठीक है। बात करते हैं अगर नासिक की, नासिक तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। अगर बात करते हैं उज्जैन की, तो शिप्रा नदी के किनारे आपका प्रिय विद्यार्थियों हो जाएगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज गंगा प्लस में यमुना
प्लस में सरस्वती, सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। और आपका क्या रहता है, और तो शायद आपका कोई रहता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये आपके हो गए पटना, कानपुर, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ नदियों के किनारे महत्वपूर्ण शहर हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे, पटना काशी, कानपुर वाराणसी गंगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ये मूसी नदी है भाई, श्रीनगर झेलम, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम। सरस्वती आपको पता है विलुप्त हो चुकी है, वर्तमान में उसकी खोज जारी है, लेकिन गंगा यमुना आप कर सकते हो इसकी जगह गंगा यमुना संगम। आगरा यमुना नदी के किनारे, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के कारण। यहाँ पर देखो नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है, और आपका इलाहाबाद प्रयागराज में भी कुंभ का मेला लगता है। वो चौथा स्थान बताना है आपको, ये बता देता हूं मैं। उज्जैन शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, प्रयागराज आपका जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, प्रयागराज। उसके बाद अगर बात करते हैं नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा, प्रयागराज आपका इलाहाबाद के अंदर। प्रयागराज इलाहाबाद का अभी नया नाम है, इलाहाबाद अकबर ने रखा था, लेकिन आदित्य योगीनाथ की सरकार ने इसको चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। कुंभ का मेला लगता है। चौथा जो स्थान है कुंभ का मेला, वो हरिद्वार में लगता है। ठीक है, हरिद्वार किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा, और ये कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम उत्तर प्रदेश के अंदर, नासिक महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के किनारे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। हरियाणा जीके के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास समाप्त करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आपको बताना है देवी रक्षक, देवी रूपक योजना कब शुरू हुई। देवी रूपक योजना के बारे में बताना है, एक देवी रक्षक के बारे में बताना है, देवी रक्षक योजना के बारे में बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको विधुर पेंशन के बारे में बताना है, विधुर पेंशन, विधुर पेंशन के पेंशन योजना के बारे में बताना है, और हरियाणा में मिड डे मील, मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बारे में बताना है आपको, हरियाणा में कब शुरू हुई। तो सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइएगा। देवी रूपक योजना हरियाणा में कब शुरू होती है, देवी रक्षक योजना कब शुरू होती है, विधुर पेंशन योजना कब शुरू होती है, और मिड डे मील योजना कब शुरू होती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, 25 सितंबर 2002 को ये योजना शुरू हुई थी। 25 दोबारा लिख देता हूं, 25 सितंबर 2002 बेटियों को बचाने के लिए देवी रूपक योजना, देवी रक्षक की जो योजना है वो आपकी शुरू होती है 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। विधुर पेंशन जो योजना है वो 2018 में शुरू हुई थी, और हरियाणा में मिड डे मील 15 अगस्त 2004 को शुरू हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। देवी रूपक योजना बहुत बार पूछा गया है, देवी रूपक और देवी रक्षण, क्योंकि पहली देवी के रूप में आएगी, उसके बाद में वो औरों की रक्षा करेगी। ऐसे याद रख लेना कि एक लड़की देवी के रूप में जन्म लेता है, देवी रूपक पहले आएगा, 2002 आएगा, फिर वो रक्षा करेगी, रूप लेकर के लोगों की भलाई करेगी, तो 2 अक्टूबर 2003। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। आगे है फतेहाबाद जिला कब बना, फतेहाबाद जिला कब बना, कब बना बताइएगा, शाबाश। ऑप्शन दे देता हूं आपके सामने, ऑप्शन दे देता हूं। 15 अगस्त 1995, 15 जुलाई 1997,
और आपका अगर बात करते हैं 23 जनवरी 1973, और एक ऑप्शन आपको दे देता हूं मैं 1 नवंबर 1989। जल्दी जल्दी से बताइएगा, आपको बताना है फतेहाबाद जिला का गठन कब होता है। तो ध्यान से देखिएगा, फतेहाबाद जिले की अगर गठन की बात करता हूं तो 15 अगस्त 1995 को आपका क्या बनता है, पंचकुला जिला बनता है, पंचकुला। अगर बात करते हैं फतेहाबाद की, फतेहाबाद और क्या बनता है इसमें, झज्जर बनते हैं आपके, झज्जर। यहां आपका कुरुक्षेत्र बनता है, कुरुक्षेत्र बनता है। और यहां 4 जिले आपके बढ़ते हैं, 4 जिले बढ़ते हैं, पानीपत, पानीपत, यमुनानगर, यमुनानगर, कैथल और रेवाड़ी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां मैं आगे लिख देता हूं, यहां पर 4 जिले बनते हैं 89 को, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी 4 डिस्ट्रिक्ट आपके बनते हैं। तो यहां से हमने 8 डिस्ट्रिक्ट कर लिए। कब, कौन सा कब बना है, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बढ़ता है, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद बढ़ता है, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बनता है, 1 नवंबर 1980 को यमुना का पानी रेतीला, ऐसे याद कर लेना, यमुना का पानी रेतीला। 2538 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, किसका, आपका फतेहाबाद का। इसको हम क्या कहते हैं, हरियाणा की पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी का मतलब होता है गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा की पिंक सिटी, हरियाणा की गुलाबी नगरी भी इसको बोलते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन हम जाते जाते और देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। हरियाणा के वर्तमान में, हरियाणा के वर्तमान में अगर बात करते हैं, आपको बताना है हरियाणा के वर्तमान में महिला विकास, महिला विकास, महिला महिला विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्री, किसकी बात हो रही है, एचआर की बात हो रही है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री, इनके पास है जो है वो सिंचाई मंत्रालय भी है। कौन सा मंत्रालय है, सिंचाई मंत्रालय भी, ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंचाई मंत्रालय भी इनके पास है। यहां लिख देता हूं, सिंचाई, सिंचाई मंत्रालय भी इनके पास, इनको दिया गया है। तो ये कौन है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो ये कौन है, ये आपकी हो जाएगी श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी कहां से एमएलए है, एमएलए तोशाम से है। और तोशाम कहां पड़ता है, आपका भिवानी जिले में पड़ता है। और भिवानी कब बना है आपका, तो ये बना है 22 दिसंबर साल 1972 को। इसके साथ एक जिला और बना था, वो बना था सोनीपत। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है, तो श्रुति चौधरी है। श्रुति चौधरी कहां से एमएलए हैं, तोशाम भिवानी से, तोशाम विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, जो कि भिवानी के अंदर है। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिला बना था और भिवानी जिला बना था। 2 जिले बने थे। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा का 8वां और 9वां जो 2 जिले बने। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री, सिंचाई बचत संसाधन मंत्रालय इनके पास है। श्रुति चौधरी एमएलए कहां से हैं, विधानसभा क्षेत्र तोशाम से चुन के आई हैं। तोशाम पड़ता है भिवानी में। भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को बढ़ते हैं। सघन पशुधन योजना की शुरुआत भी भिवानी और सोनीपत से होती है 1972 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक सुअर कहाँ है, सर्वाधिक सुअर और सर्वाधिक भेड़, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सर्वाधिक सुअर अगर पूछ लिया जाए, हरियाणा में सबसे ज्यादा सुअर किस जिले में पाए जाते हैं, तो सोनीपत में। और सर्वाधिक भेड़ तो भिवानी में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं। अगला हरियाणा का
आपको बताना है हरियाणा के परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री बताना है, परिवहन, ऊर्जा बिजली, ऊर्जा बिजली, परिवहन ऊर्जा बिजली और श्रम मंत्री आपको बताना है। दिल्ली के हम 2-2 3-3 करेंगे। किसकी बात हो रही है? एसआर की बात हो रही है, एसआर की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा। परिवहन ऊर्जा बिजली और श्रम मंत्री हरियाणा के कौन है? तो वो और कोई नहीं है, उसका नाम हो जाएगा, नाम क्या है उसका? अनिल विज। अनिल विज है। अनिल विज कहां से आपके विधायक है? अंबाला कैंट से, अंबाला कैंट से। ठीक है, लगातार 7वीं बार क्या बने हैं ये? विधायक बने हैं। 7वीं बार क्या बने हैं? विधायक बने हैं। अंबाला कैंट से इनका संबंध है। देखो कैसे याद करोगे? अनिल विज जो है, अनिल विज क्या करता है? अत्यधिक श्रम करता है। श्रम करेगा तो उसको ऊर्जा की जरूरत होगी, क्योंकि वो फिर ठंड के नीचे सोएगा, बिजली से पंखा चलता है, बिजली से। ठीक है, श्रम ज्यादा परिश्रम करेगा विज। ठीक है, तो बिजी रहता है, ज्यादा बिजी रहता है, श्रम ज्यादा करता है, ऊर्जा की जरूरत होती है, बिजली से पंखा चलाएगा और वैसे चला नहीं जाएगा, फिर परिवहन से क्या करेगा? ये अपनी यात्रा करेगा। ठीक है, परिवहन के साधनों का यूज करेगा। अनिल विज ज्यादा बिजी रहता है, काम ज्यादा करता है, तो श्रम परिश्रम से थकान हो जाती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, विद्युत से पंखा चलाता है और परिवहन की बात करते हैं तो उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाता है। नाम अनिल विज, अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक है। ठीक है, अब कौन सी विधानसभा चल रही है? आपकी 15वीं विधानसभा चल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के, आपको बताना है शिक्षा मंत्री, स्कूली व उच्च शिक्षा मंत्री व संसदीय मामले मंत्री। मामले मंत्री कौन है? तो ये बताना है आपको। ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये कौन है? ये आपके महिपाल ढांडा है। कौन है? महिपाल ढांडा है। और ये कहां से है? पानीपत ग्रामीण से। पानीपत ग्रामीण से क्या है? ये एमएलए है, जो कि पानीपत में ही पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, स्कूली व उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? संसदीय मामले मंत्री कौन है? महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण से मंत्री हैं। एक और करते हैं हम, दिल्ली के 4 मंत्री करेंगे तो 4 12 3-4 दिन में हम बड़े हो जाएंगे, क्योंकि 14 ही मंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, पहले मंत्री कितने होते थे आपको बता देना चाहूंगा। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कितने मंत्री होते थे? 35 प्लस में 1, 36 मंत्री ही बनते थे। ठीक है, लेकिन 91वां संवैधानिक संशोधन, 91वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 2003 में। ठीक है, तो 2003 में, तो जो अपनी लोकसभा है और जो अपनी विधानसभा है, इसके कुल सीट का कितना परसेंट? 15% मंत्री बन सकते हैं। 15%। कौन सा संविधान है? 91वां संविधान कब हुआ है? 2003 में हुआ है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि पहले 35 प्लस 1 36 मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में होते थे। 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों का 15% मंत्री हो सकता है। तो हरियाणा में जैसे कि 90 सीटें हैं, तो 90 गुणा में 15 बटे में 100, इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 3 15, 5 दूनी 10, 9 3 27 बटे में 2, यानी कि 13.5 13.5 मंत्री। वर्तमान में हरियाणा में एचआर में कितने मंत्री हैं? मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री अधिकतम बढ़ सकते हैं। किसी भी राज्य के आप मंत्री निकाल सकते हो। 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों का 15% मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के समेत विधानसभा में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकसभा में प्रधानमंत्री समेत 15% कुल सदस्यों का। तो हरियाणा में 90 सीट है, 90 गुणा में 15 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से अगर कट जाएंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 9 3 27 बटे 2, 13.5। ठीक है, तो इस प्रकार हरियाणा में वर्तमान में मुख्यमंत्री इसमें 14 मंत्री हैं। हमने 3 कर लिए, चौथा भी करते हैं। पूछे जा सकते हैं किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 91वां 2003 में हुआ। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं हरियाणा के गृह एवं वित्त मंत्री। हरियाणा के गृह एवं वित्त मंत्री तो कौन है? हरियाणा के गृह और वित्त मंत्री कौन है, बता दीजिए शाबाश। तो ये कौन से हैं? ये आपके नायब सिंह सैनी है। 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में 17 अक्टूबर 2024 को ये चुने गए। ठीक है। व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, व्यक्तिगत 11वें नंबर के सीएम है। ठीक है। और लगातार 23वें सीएम है। लगातार 23वें सीएम है। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 15वीं विधानसभा भी चल रही है। 15वीं विधानसभा अभी चल रही है, भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं इनके पास मंत्रालय की, तो सूचना जनसंपर्क ग्राम शहरी ये सारे ग्राम और शहरी निकाय, ये सारे के सारे मंत्रालय इनके पास हैं। अगर बात करते हैं न्याय प्रशासन कानूनी विधायी, ठीक है, न्याय प्रशासन कानूनी विधायी, ठीक है, ये सारे के सारे बात इनके पास होते हैं। ठीक है। तो अगर बात करते हैं नायब सिंह सैनी, ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद करना है। ठीक है। तो यानी कि मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी घर में कोई नहीं सुनता, मेरे पास वित्त धन भी है, मैं ये सूचना, ठीक है, यानी कि सैनी के पास क्या है, घर में बहुत वित्त है, ये सूचना पूरे शहर गांव में फैल गई। न्याय दिलाओ प्रशासन से मांग की कानूनी तौर पर। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। व्यक्तिगत 11वें सीएम है, लगातार 23वें सीएम है, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं, ग्राम शहरी निकाय मंत्री हैं, न्याय प्रशासन कानूनी विधायी मंत्री हैं। 12 मार्च 2024 को माननीय मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, तब इनको मनोनीत कर दिया गया था, लेकिन चुनाव हो जाता है 17 अक्टूबर 2024 को। 47 सीटें बीजेपी को आई और सरकार बन जाती है लगातार तीसरी बार हरियाणा में। 2014 से फिर 19 में, फिर 24 में लगातार तीसरी बार बीजेपी की बहुमत से सरकार बन गई और 17 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार इन बातों का पता होना चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ कि ऑल पावर विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर, आप सब कुछ और कुछ भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ऐसे ही पढ़ते रहो। नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है प्रिय विद्यार्थियों, CG भारत के नाम से, इसमें आपको ऐड कर देंगे। तो सभी से प्रार्थना है, जो क्लास को देख रहा है इस नंबर पर हेलो का मैसेज भेज दीजिएगा। लड़कियों और लड़कों का अलग से ग्रुप है, इस नंबर पर आप हेलो भेज दीजिएगा। 99 927 86 432 आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थी।